brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे जांच के प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। तारीख 5 अक्टूबर 1973 शाम के 4:45 हो रहे थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को एक गुप्त संदेश मिलता है। उसमें लिखा था, पता चला है कि सीरिया सरकार सोवियत संघ के एक्सपर्ट्स को वापस भेज रही है। दमास्कस से मॉस्को जाने वाले प्लेन्स की संख्या बढ़ गई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सोवियत डिप्लोमेट्स के परिवार वाले मॉस्को पहुंचने लगे हैं। इस घटनाक्रम का एक मतलब यह है कि इजिप्ट और सीरिया मिलकर इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए उसी वक्त इजिप्ट में भी सैनिकों को मूव किया जा रहा था। इजराइल की उत्तरी सीमा सीरिया से जबकि दक्षिणी सीमा इजिप्ट से लगती है। दोनों देशों के साथ उसकी ऐतिहासिक दुश्मनी थी। इजराइल की स्थापना के बाद कई मौकों पर लड़ाई भी हो चुकी थी। 5 अक्टूबर की हरकत का बड़ा मतलब था, मगर शिफ्ट हेड ने उस मैसेज को रोक लिया 12 घंटों के लिए। जब तक मैसेज पहुंचा 6 अक्टूबर की सुबह आ चुकी थी। उस रोज यौम किपुर का त्योहार था। पूरा इजराइल छुट्टी मना रहा था। जश्न के बीच में ही इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर हमला कर दिया। इजराइल सन्न रह गया। युद्ध 19 दिनों तक चला। इजराइल के लगभग 2500 सैनिक मारे गए। कई इलाकों पर से दावा छोड़ना पड़ा। आखिर में दोनों पक्षों ने अपनी जीत का दावा किया। यौम किपुर वॉर्स के 60 बरस बीतने के बाद भी विजेता की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के शो में जानेंगे यौम किपुर वॉर की पूरी कहानी क्या है और इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट कैसे बदल गया। यह भी बताएंगे कि 2023 का नोबेल पीस प्राइज जेल में बंद किस महिला को मिला। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी यौम किपुर वॉर की। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इजराइल मई 1948 में बना, यहूदियों के लिए फिलिस्तीन को बांटकर। अरब देश इसके खिलाफ थे। स्थापना के अगले ही दिन इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने हमला कर दिया। लगभग 10 महीनों तक ये युद्ध चला। इजराइल जीता। उसने फिलिस्तीन को मिली जमीन का बड़ा हिस्सा हथिया लिया। वहां रह रहे लोगों को भागना पड़ा। ऐसे लाखों फिलिस्तीनी आज भी दूसरे देशों में बतौर शरणार्थी रह रहे हैं। दूसरा अरब इजराइल युद्ध 1967 में हुआ। 1960 के दशक में इजराइल के बॉर्डर पर झड़प बढ़ने लगी थी। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के साथ गोलीबारी की घटनाएं भी आम थी। इसके अलावा फिलिस्तीनी चरमपंथियों का हमला भी बढ़ गया था। इन्हें अरब देश सपोर्ट कर रहे थे। इजराइल बोला, सपोर्ट बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा, मगर अरब देश नहीं माने। फिर इजराइल ने बॉर्डर के अंदर घुसकर हमले किए। इजिप्ट में उस समय गमाल अब्देल नासिर सरकार चला रहे थे। नासिर खुद को अरब देशों का सबसे बड़ा नेता मानते थे। इजरायली हमलों से उनकी छवि खतरे में पड़ गई। उन्होंने सिनाई पेनिनसुला में सेना तैनात कर दी। ये इजराइल की दक्षिणी सीमा से सटा इलाका है। उसी समय सीरिया ने भी इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर सेना बुला ली। फिर मई 1967 में नासिर ने इराक और जॉर्डन के साथ डिफेंस डील की। तय था कि अरब देश किसी भी समय हमला कर सकते हैं, मगर वे हमला करते उससे पहले ही इजराइल ने अपनी एयरफोर्स इजिप्ट भेज दी। उन्होंने कुछ घंटों के अंदर इजिप्ट की वायुसेना को तबाह कर दिया। हवाई अड्डों पर भारी बमबारी की। उसके बाद जमीन के रास्ते हमला किया। 3 दिनों के अंदर सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल का कब्जा हो चुका था। इसके बाद इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया को भी पीटा। 10 जून 1967 को युद्ध विराम समझौता हुआ। उस वक्त इजराइल भारी बढ़त में था। अरब देश लड़ने की स्थिति में नहीं बचे थे। इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला, सीरिया के गोलन हाइट्स और जॉर्डन के नियंत्रण में रहे वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा हो चुका था। इस युद्ध ने इजराइल को बेताज बादशाह बना दिया था, जबकि अरब देशों की कमर टूट चुकी थी। उनके शासकों की छवि एक झटके में धूमिल हो गई थी। 1967 युद्ध के 3 बरस बाद गमाल अब्देल नासिर की मौत हो गई। वहां अनवर सदात राष्ट्रपति बने। उसी बरस सीरिया में भी सत्ता बदली, तख्ता पलट हुआ। मिलिट्री जनरल हाफिज अल असद ने कुर्सी हथिया ली। उन्हीं का बेटा बशर अल असद इस समय सीरिया में सरकार चला रहा है। खैर, सदात और असद दोनों ही 1967 की हार का बदला लेना चाहते थे। 1967 की हार में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं दोनों के देशों को हुआ था। उनकी जमीन छिन गई थी। उनकी शर्त मनवाने की क्षमता घटी थी। इंटरनेशनल मंचों पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके बरक्स उनके देश में लोग उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे।
ऐसे में उन्हें खोई हुई जमीन के साथ खोया सम्मान भी हासिल करना था। अनवर सदात ने सेना को तैयारी का आदेश दिया, खुद हथियार और सपोर्ट जुटाने के लिए पूरी दुनिया में गए। सोवियत संघ ने हथियार देने का वादा किया। फिर सदात अरब नेताओं से मिले, उनसे भी मदद का वादा लिया। जनवरी 1973 में सदात की मुलाकात हाफिज अल असद से हुई। असद ने काफी दिलचस्पी ली, वो इजराइल के खिलाफ सेना उतारने के लिए तैयार थे। तब सदात ने सीरिया के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। एक तरफ सदात युद्ध की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ वो बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहते थे। उनकी सोच असद से थोड़ी अलग थी। असद की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश पत्रकार पैट्रिक सीएल ने कहा था, असद के लिए आज़ादी की लड़ाई थी, जबकि सदात बस ताकतवर देशों का ध्यान खींचना चाहते थे। उनका इरादा था कि ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें शांति समझौते की रूपरेखा खींची जा सके। फरवरी 1973 में वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिले। सदात ने राष्ट्रपति बनते ही सोवियत संघ की बजाय अमेरिका के साथ जाने का फैसला किया था। हालांकि उन्हें हमेशा शक की निगाह से देखा गया। सदात से मुलाकात में निक्सन ने कहा, हम शांति चाहते हैं मगर कोई वादा नहीं कर सकते। कार्ला क्लाउजनर और यान बाइकर्टन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में एक और मीटिंग का जिक्र किया है। निक्सन से मिलने के बाद सदात उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर से भी मिले। किसिंजर बोले कि प्रेसिडेंट बातचीत के पक्ष में हैं, लेकिन हम इजराइल पर कोई दबाव नहीं बना सकते। आप भूल से ही उनके ऊपर हमले के बारे में भी ना सोचें। इस मीटिंग के कुछ समय बाद ही अमेरिका ने इजराइल को फैंटम एयरक्राफ्ट देने का ऐलान किया। सदात को लगा कि इस तरह मामला अटका ही रहेगा। जब तक इजराइल को हार का डर नहीं सताएगा तब तक वो बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अमेरिका हमारे मामले में दिलचस्पी नहीं लेगा। मार्च 1973 में सदात ने अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को इंटरव्यू दिया। बोले, अगर हमने खुद पर ध्यान नहीं दिया, हमें हर कोई हल्के में लेता रहेगा। हम पर नरमी बरतने का दबाव डाला गया। मैंने जो भी दरवाज़ा खटखटाया वो मेरे सामने बंद कर दिया गया। इजिप्ट में सबको लामबंद किया जा रहा है। अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। ये सभी दुस्वप्नों का अंत करेगी और इसमें कोई विजेता नहीं होगा। मिडिल ईस्ट के संकट पर सबने चुप्पी साध रखी है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें नींद से जागना पड़ेगा। फिर आई 6 अक्टूबर 1973 की तारीख, शनिवार का दिन था। इजराइल में यौम किपुर मनाया जा रहा था। यौम किपुर के दिन किसी भी तरह का रेडियो या टीवी प्रसारण नहीं होता था। दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद रहते थे। इजिप्ट और सीरिया ने उसी रोज हमले का प्लान बनाया। इजराइल को उस दिन हमले की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मोसाद और सरकार ने गुप्त संदेश को गंभीरता से नहीं लिया, कोई तैयारी नहीं की। दोपहर के 2 बजे इजिप्ट और सीरिया की सेना ने एक साथ हमला शुरू किया। वे बड़ी आसानी से इजरायली डिफेंस लाइन के अंदर घुसने में कामयाब हुए। बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों की जान गई। 24 घंटे बाद इजराइल सदमे से उभरा, फिर जवाबी कार्रवाई की। तब इजिप्ट और सीरिया की मदद के लिए अरब देशों ने अपने सैनिक भेजे। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजी थी। सोवियत संघ हथियारों से मदद पहुंचा रहा था। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था। वो हथियार तो दे रहा था, लेकिन खुलकर सपोर्ट करने से बच रहा था। 17 अक्टूबर तक इजराइल ने बाजी पलट दी थी। लगभग उसके सैनिक सीरिया और इजिप्ट के अंदर घुस चुके थे। तब अरब देशों ने तेल को हथियार बनाया। उन्होंने कच्चे तेल का प्रोडक्शन घटा दिया और अमेरिका पर एम्बार्गो लगा दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़े। पूरी दुनिया में महंगाई का ग्राफ ऊपर गया। अमेरिका की इकोनॉमी पर संकट बढ़ रहा था। फिर अमेरिकन युद्ध विराम का दबाव बनाया। 25 अक्टूबर 1973 को इजराइल और इजिप्ट के बीच युद्ध रुक गया, लेकिन सीरिया पीछे नहीं हटा। उस मोर्चे पर लड़ाई मई 1974 तक चली। फिर किसिंजर ने उन्हें भी लड़ाई रोकने के लिए राजी कर लिया। यौम किपुर वॉर के बाद क्या हुआ? इजिप्ट ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अनवर सदात इजराइल गए, वहां की संसद में भाषण दिया। 1978 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजिप्ट और इजराइल ने कैंप डेविड अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए। अगले बरस दोनों के बीच शांति समझौता हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे को मान्यता दी। संबंध सामान्य हुए। 1948 से चले आ रहे युद्ध पर औपचारिक विराम लगा। इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला वापस लौटा दिया और भी कई सहमतियां बनी। हालांकि उन पर कभी पूरी तरह अमल नहीं हो सका। सबसे बड़ा फैसला मान्यता देने का था। इजिप्ट इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब मुल्क बना था। इसके चलते उसे अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया। बाकी अरब देशों ने उसके साथ संबंध तोड़ लिए। ये स्थिति लंबे समय तक बरकरार रही और इसी समझौते ने आखिर में अनवर सदात की भी जान ले ली। 6 अक्टूबर 1981 को इजिप्ट की राजधानी काहिरा में मिलिट्री परेड का आयोजन हुआ।
यौम किपुर वॉर की सालगिरह के मौके पर। इसमें सदात चीफ गेस्ट थे। परेड के बीच में एक ट्रक रास्ते से हटकर खड़ा हो गया। उसमें से सेना की वर्दी पहने कुछ आतंकवादी उतरे। वे सलामी मंच के सामने खड़े हुए और सदात पर फायरिंग शुरू कर दी। कई मिनटों तक पता ही नहीं चला कि वहां हो क्या रहा है। जब तक पता चलता तब तक सदात जमीन पर गिरकर अचेत हो चुके थे। उन्हें किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ सदात नहीं रहे। हत्यारों की नाराजगी की एक वजह सदात की इजराइल पॉलिसी भी थी। युद्ध का असर इजराइल में भी दिखा। इजराइल के 2500 से अधिक सैनिक मारे गए थे। लगभग 9000 घायल हुए थे। इसका ठीकरा इंटेलिजेंस की लेट लतीफी और सरकार के ढीलेपन पर फूटा। तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मायर को बीच में ही पद से इस्तीफा देना पड़ा। रक्षा मंत्री मोशे डयान को भी पद छोड़ना पड़ा। अगले चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार गिर गई। अब ये जान लेते हैं कि यौम किपुर वॉर मिडिल ईस्ट को कैसे बदला। दो तरीके से। पहला, डिप्लोमेसी। युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल और अरब देशों के सपोर्टर्स हथियार और सैनिक झोंक रहे थे। जब अरब देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम किया तो अमेरिका को बड़ा झटका लगा। तभी उसने डिप्लोमेटिक बातचीत का विकल्प पकड़ा। दूसरा, अरब इजराइल संबंध। यौम किपुर वॉर के बाद अरब देशों की एकजुटता बिखर गई थी। इजिप्ट सबसे अहम माना जाता था। उसने इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर लिए। 1992 में जॉर्डन ने भी वैसा ही किया। जानकार कहते हैं इस युद्ध के बाद अरब देशों को समझ में आया कि इजराइल से बैर मोल कर मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक शांति नहीं रह सकती। यही वजह रही कि 1973 के बाद अगला अरब देशों का इजराइल से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इसके बरक्स यूएई और बहरीन जैसे देशों ने संबंध सामान्य किए। फिलहाल सऊदी अरब उसी दिशा में बढ़ रहा है। सऊदी अरब इजराइल संबंध पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खी की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी नोबेल प्राइज से जुड़ी है। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पीस प्राइज देने का ऐलान हुआ है। मोहम्मदी फिलहाल ईरान की जेल में बंद है। उन्हें महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ काम करने के लिए ये अवार्ड मिला है। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर लिखा, नरगिस मोहम्मदी को अपनी बहादुरी भरे संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ी। ईरानी शासन ने उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया। 5 बार उन्हें दोषी ठहराया गया। उन्हें कुल 31 साल जेल और 154 करोड़ों की सजा सुनाई गई है। वो अभी भी जेल में है। मोहम्मदी ने फिजिक्स पढ़ा है, फिर इंजीनियर के तौर पर काम किया। वो कई अखबारों के लिए आर्टिकल भी लिखती थी। 2003 में तेहरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर से जुड़ी। इस संगठन को नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने शुरू किया था। मोहम्मदी को पहली बार 2011 में अरेस्ट किया गया। उन पर जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की मदद करने का आरोप था। 2013 में उन्हें जमानत मिली। 2015 में उन्हें दूसरी बार अरेस्ट किया गया। वो तब से जेल में बंद है। 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। मोहम्मदी ने जेल में रहते हुए प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। दूसरी सुर्खी सीरिया से है। 5 अक्टूबर को सीरिया के होम्स में एक मिलिट्री एकेडमी पर ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। हमले के वक्त कैडेट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। कैडेट्स के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद थे। सीरिया सरकार ने हमले के लिए जिहादी गुटों को जिम्मेदार ठहराया है। सीरिया में 2011 से सिविल वॉर चल रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ने वाले कुछ गुटों को अमेरिका और इजराइल का समर्थन मिल रहा है। 12 वर्षों के सिविल वॉर में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 60 लाख दूसरे देशों में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, जबकि 68 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। सीरिया के सिविल वॉर के बारे में हम दुनियादारी में बता चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।